जोहार, नमस्कार। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारे नाम हैं जो नाम के रूप में हजारों साल तक इसलिए बाबा साहब की याद दिलाते रहेंगे कि बाबा साहब ने समाज के लिए, मुल्क के लिए और उनके लिए जो समाज में सबसे वंचित तबका है, समाज में बराबरी के स्थान पर लाने की संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में आज के दिन ही जन्म लिए थे और उस समय जो परिस्थितियां थीं आज से बहुत ज़्यादा खराब थी। उन परिस्थितियों में रह करके उन्होंने अपने बूते पढ़ाई की और उस जमाने की अगर बात कहें तो उतना बड़ा एकेडमिक कोई नहीं था। जितनी सारी डिग्रियां उनके पास थीं शायद ही किसी और के पास होगा। मेरी जो जानकारी है वो जानकारी यही है। हमेशा वह उन लोगों के लिए जिनको इस समाज ने यह मानते हुए कि इनके बगैर हमारा समाज नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा नीचे फेंक रखा था कि उनकी छाया से भी वो उस जमाने में छूत लग जाता था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनके लिए हर स्तर पर, समाज के स्तर पर, सड़क से लेकर संसद तक, मंत्री बने तब से लेकर के संविधान निर्माण करने तक बराबरी का दर्जा खोजते रहे और खोजते हुए चले गए। वह जिम्मा आज और अन्य लोग संभाल रहे हैं। इसीलिए जो सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा वंचित, सबसे ज़्यादा दलित तबका है वहाँ और उन लोगों के बीच जिन्होंने सचमुच में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, समझा है, उनके बीच आज भी वो जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, तब जाकर कहीं पैदा होता है चमन में दीदावर। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम उनकी जयंती पर आज बात करेंगे, उनके कामों के बारे में, क्यों सैकड़ों साल बाद भी वो जिंदा रहेंगे, क्या कारण है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज कुमार रवि, जो एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट में। आपका भी स्वागत है। पंकज कुमार रवि जी, आप तो एडवोकेट भी हैं और आपको मजबूरी है कि आप संविधान रटें, पढ़ें और वहाँ पर इस्तेमाल करें। संविधान में जो समता और बंधुत्व की बात की गई है, आप कितना महसूस करते हैं कि उनके जाने के 1956 में उनकी मृत्यु हुई, अब तक यह रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, वो समानता मिल क्यों नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यह समानता की बात जो आप कर रहे हैं कि वो इतनी धीमी क्यों है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब यह प्रस्तुत किया था तो सर्वप्रथम संविधान को ही आज के समय में वो दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रचार किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान अकेले नहीं लिखा, बल्कि संविधान सभा में उस 293 सदस्यों ने लिखा, जिन्होंने प्रत्येक आर्टिकल में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के कारण इनको नाम लिया जाता है इनका, लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने बराबर की भागीदारी है। और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया था, ये दिया गया था, क्योंकि 1950 से पहले की जो समाज व्यवस्था थी वह इनइक्वालिटी पर आधारित थी, असमानता पर आधारित थी। एक जाति को, एक समुदाय को इतना मान सम्मान था और एक समुदाय को इतना मतलब निकृष्ट प्रताड़ना और निकृष्ट देखा जाता था कि वो इंसान की श्रेणी में ही नहीं था। बिल्कुल। तो वैसे उसको जो एकदम दबा कुचला है, जो इंसान की श्रेणी में ही नहीं, उसको समानता में लाना है। तो उसके लिए आर्टिकल उन्होंने बनाया 15 और 16, जिसमें ये बताया कि रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन के माध्यम से समाज के जो मुख्य धारा में अगर लाना है तो जो सबसे नीचे का तबका है उसको भी आपको देना, बराबरी के स्थान में लाने के लिए उस जगह पे स्थान देना पड़ेगा।
और उस जगह पे लाया गया। तो शुरुआत में कुछ हुई, लेकिन उसकी धीमी इतना था, उसकी जो जो तरीका था वो इतना धीमी था कि आज तक वो फुलफिल नहीं हुआ। जैसे अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट की देखें तो 15% है, शेड्यूल ट्राइब की 7.5% है, ओबीसी का जनसंख्या चूंकि 52% है लेकिन आज तक उसको मिला नहीं, और उस भी मिला तो 1992 में मिला, चूंकि उस समय उसकी जातीय दर जनगणना भी नहीं हुई थी। और जब वो मिला तो उसके बाद से जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो वैकेंसियां निकलनी चाहिए, जिस रफ्तार से निकलनी चाहिए उस रफ्तार से सरकार के द्वारा नहीं निकाली गई। तो उसमें संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि मेरी जानकारी में वैकेंसीज तो निकली, लेकिन उस वैकेंसीज में बैकलॉग इतने रह गए, आज के दिन में इतनी बेईमानी की गई उसको भरने में, उस बेईमानी की वजह से जितना अनुपात होना चाहिए था वो अनुपात नहीं हो पाया। जी, मैं आपके इस बात से समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक बात कहे था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, यदि वह उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। यह भी कहा था कि दुनिया के संविधान में बेहतर संविधान हमने बनाया है, उसके बाद भी अगर कोई खोट निकालता है तो इसका मतलब स्वभाव से आदमी दुष्ट है। और इसीलिए मतलब जो एक समुदाय ऐसा है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, एक समुदाय ऐसा है जिसके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं है, तो पहले तो उसको सुविधाएं दो, और जब सुविधाएं देंगे तब वो बराबरी के स्थान पर आएगा। तो उसको मिला नहीं, वो उसको दिया नहीं, और जब वो था उस पर थोड़ी थोड़ी जैसे जिस अनुपात में उसको मिला उस अनुपात में वो आगे आए हैं। उस समय जो लोग विरोध करने वाले, एक वोट एक वैल्यू से आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो तो हासिल हो गया कि उस एक वोट से, एक वोट के वैल्यू से हर किसी के पहुंच सकता है। आपने जो सवाल उठाया वो जहां का तहां रह गया। वो सवाल ये है कि वोट का वैल्यू जो है कि आदमी जैसा होगा, संविधान चलाने वाला, सरकार चलाने वाला, उसको चुनने का राइट तो हमको है ना। हम उसको पावर ऑफ अटर्नी देते हैं एक वोट से। अब अपने वोट का पावर ऑफ अटर्नी दिया कि आप वहां जाइए, वहां जाकर के हम जो आपको पैसा दे रहे हैं, हमसे जो पैसा ले रहे हैं, उस पैसे से आप हमारे भले के लिए काम करिए, यही पावर ऑफ अटर्नी है। और वहां जाकर के वो हमारा मालिक बन जाता है, वहां जाकर के हमारा राजा बन जाता है। वही भी व्यवहार है जो राजाओं का व्यवहार हुआ करता था। हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरी चीज आने वाली थी कि हम 5 साल में जो एवल्यूएशन करते हैं, उसको एवल्यूएट करते हैं, उस एवल्यूएशन के बाद चीजों को बदलने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें जनता यानी कि जो वोटर हैं, जो पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, वो भी उसी ढंग से ऑनेस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं, ये सही बात है। देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो संविधान को समझने के, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है और संविधान से चल रहा है, तो संविधान की बातें समझने के लिए जितना सरकार जिम्मेवार है उसको लागू करने के लिए या फिर उसके समाज के विकास करने के लिए, जितना सरकार उत्तरदायी है उतना ही उत्तरदायी जनता भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता अपने हितों के बारे में ऐसे लोगों को चुनकर उस जगह पे भेज रही है जो उसका समाधान नहीं कर रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान के समर्थन और कैसे हो जाता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेता है, जो लीडर है, जो है वो राजनीति को अपना एक व्यवसाय समझ लिए हैं। और इसलिए इसमें जितना तो फॉर्म भी जो फॉर्म भरते हैं उसमें व्यवसाय लिखते हैं, राजनीति। हाँ, फॉर्म भरते हैं उसमें पत्रकारिता लिखते हैं, व्यवसाय उसमें व्यवसाय समझ लिए। और जनता को इस चीज से एकदम अनभिज्ञ रखा गया है कि आप संविधान के बारे में जाने ही ना। मतलब उसको धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है, संविधान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। अगर वो क्लास 1 से संविधान पढ़ाया जाता तो अपने राइट्स के बारे में उसको पता होता जनता को कि हम किस संसद को, किस व्यक्ति को हम संसद में बिठाएं जो हमारे हितों के लिए काम करे। यह काम एनसीईआरटी ने किया, एनसीईआरटी ने यह काम किया। एनसीईआरटी जहां भी पढ़ाई होती है, यह बात ठीक है कि हम लोग तोता की तरह ज्यादा पढ़ते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा उसको। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के प्रति या संविधान के समर्थन में जनता के बीच में जो जनमानस बनना चाहिए, जो विचार बनना चाहिए, जो वो अभी तक नहीं बन पाया है।
ठीक है। अभी धर्म के संबंध में जितना जनता जो विचार बन पाया है, लेकिन वो एक संविधान के प्रति वो जनमत नहीं बन पाया। तो संविधान के प्रति वो जनमत बनाना है तो संविधान का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप आम जनता के पास अगर पहुंच जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या क्या है, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसको नहीं पता है। नहीं पता है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि अगर हम किसी व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ भी बनाते हैं, तो वो हमारे लिए किन किन योजनाओं पर काम करेगा और हमारे लिए क्या करना चाहिए। मतलब संविधान में तो बताया है आर्टिकल 4 में कि राज्य के नीति निश्चित में ये चीज लिखा हुआ है और सरकार को ये काम हमारे लिए करना चाहिए। लेकिन अगर वो सरकार नहीं कर रही तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर उसके पास वोट मांगने के लिए जाना है। और अगर जनता सवाल करे कि भाई 5 साल आपने आपको दिया, आपने क्या क्या किया, आपने ये काम किया कि नहीं, आपने समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया कि नहीं। जैसे अगर हम दो पॉइंट पर ज्यादा विशेष चर्चा करूंगा कि अभी के समय में आप देखेंगे कि सारा टैक्स जो है हम सभी देते हैं, लेकिन हम सभी जब टैक्स देते हैं उस पैसे से बैंक में जाता है और उससे एक कारपोरेट सेक्टर को अच्छा खासा लोन दिया जाता है और वो जाकर के लोन लेता है, फिर एनपीए में जाता है, राइट ऑफ होता है और वो उसको फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो वो किसका पैसा है? वो तो जनता का पैसा है और उसके रिकवरी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब तक संविधान ये कहता है उसी लोन के लिए जनता को नाक रगड़ना पड़ता है। लेकिन उसी में सर आप देखेंगे कि आर्टिकल शायद 39 में यह कहा गया है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे धन का इस तरह से विकेंद्रीकरण हो, मतलब हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक के पास धन की इतनी संपत्ति जानी चाहिए कि वो अपना एक जीवन जो है ना, एक वैल्यूबल जीवन, वैल्यूबल लाइफ जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उतना उसको मिलना। आर्टिकल 21 यही है ना भाई कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हाँ, वो आर्टिकल 21 तो अभी एजुकेशन में ले आया है कि अभी तो अब कि हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन के दिया। नहीं, वो तो ख में है और क्वालिटी क्वालिटी, हाँ वो 21 में। तो इस तरह से अगर क्वालिटी लाइफ जीना है तो उसके लिए तो उसके पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, और वो धन कैसे लाना है, हर व्यक्ति के पास कैसे जाना चाहिए, उसके लिए ये है। तो आप व्यवस्था करेंगे कि 5 किलो अनाज दे दो तो हम उसको जीवित रख देंगे, उससे उसका वैल्यूबल लाइफ, वो जीवित तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा, लेकिन डिग्निटी नहीं रहेगा। उसको डिग्निटी रखने के लिए उसके पास ऐसी व्यवस्था, इतना संपत्ति जाना चाहिए, इतना धन जाना चाहिए कि वो उसका लाइफ कर सके। लेकिन इस तरह का सरकार आज तक व्यवस्था नहीं की। एक आदमी खाते खाते मर रहा है, उसको फूड पॉइजन हो रहा है, एक आदमी खाए बिना मर रहा है। प्रदीप जी, कच्छप है आपको दुमका में, मिलाकर के सेक्रेटरी हैं बाजार समिति के, लेकिन वो आदमी दिन के 4 घंटे सुबह और शाम के जो वंचित तबके के बच्चे हैं उनको लाके पढ़ाता है, और अब तक कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों को नौकरी भी दिलवाई, पढ़ा करके, कॉम्पिटेंट बना करके, कंपटीशन से। ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैक्सिमम लोग क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ कह रहे थे जी। ये इस संबंध में सर हमारा कहना यह है कि एजुकेशन को जो डिवाइड किया गया है, पहला तो डिवाइडेशन खत्म करना बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए एक समान शिक्षा हो। जैसे एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, आईसीआई बोर्ड है, पहले तो वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये आप इसको हटा देते हैं तब आप एक जैसा सभी को समान शिक्षा दे सकते हैं। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आप जिधर आप प्राइवेटेशन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, देने के साथ साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके टीचर्स को आप विभिन्न कामों में इतना लगा देते हैं। सरकारी कामों में जनगणना करना है तो टीचर जाएगा, और भी दूसरा काम करना है, वोटर लिस्ट बनाना है तो टीचर जाएगा, और उसका सुधार करना है तो टीचर जाएगा, और वो टीचर को विभिन्न कामों में इतना लगा दिया जाता है कि वहां के बच्चे दिन भर सिर्फ हंसी खेल कर बिता देते हैं। कुछ 1-2 टीचर को एडवांस छोड़ दिया जाता है जो कि ये नहीं होता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर देना चाहते हैं तो आपको वहां पर उसको टीचर को फ्री केवल एजुकेशन के लिए छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि जो क्वालिटी एजुकेशन अगर हम लाना चाहते हैं तो 20 स्टूडेंट या 20 या 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। 30 पर एक स्टूडेंट। लेकिन आज के समय में 100 बच्चे पर या 150 बच्चे पर एक टीचर है। यहाँ स्थिति तो टीचरों की संख्या जो है वो भी ज्यादा, जो वो टीचर के नियुक्तियां हुई हैं उसमें थोड़ी स्थिति बदली है पहले तो उस हिसाब से है। तो आप बहुत सारे अभी, लेकिन वो अनुपात जो एजुकेशन पॉलिसी का अनुपात है, गवर्नमेंट का निर्णय है कि 30:1 का अनुपात होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसमें हम और भी चाहेंगे। जैसे आप जर्मनी का, अगर आप जापान का एक उदाहरण ले
तो जापान में एक गांव है जहां एक बच्चे के लिए पूरी ट्रेन जाती है, उसको ट्रेन जाती है, लाती है, फिर पहुंचाती है। लेकिन वो इंडिया में नहीं। यहाँ क्या है कि अगर 5 से मतलब उसका 5-10 बच्चे हो गए तो उसको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो। हम उसको सपना देख सकते हैं, बंद करने का एक प्रोसेस चला रहे हैं। भाई उसमें जगह पे अगर 5 बच्चे भी है तो वहां आप 2 टीचर अपॉइंट करके वहां उस बच्चे को एजुकेशन, जब वो शिक्षित होगा तो उसका डेवलपमेंट स्वतः हो जाएगा। आप उसके लिए फिर से हमको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। एक और चीज रंजन जी आपकी तरफ मुखातिब हो रहा मेरा कहना यह है, अगर कंक्लूडिंग की बात करें तो समाज में 2-3 तरह का काम करना चाहिए। एक तो संविधान के प्रति जनमत तैयार करना चाहिए, ताकि जो संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं उसका पर्दाफाश हो। बिल्कुल बिल्कुल। और संविधान के विरोध में जो विरोध में जो कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करते हुए संविधान के समर्थन वाली हम सरकार बना सकें। और इसके लिए एक संविधान के समर्थन में संविधान का प्रचार प्रसार करते हुए हमें पहले संविधान को समझाया जाए, लोगों को संविधान समझे, जनमानस तक, अंतिम व्यक्ति तक। मतलब जो गांव का अनपढ़ व्यक्ति है जिसके पास कुछ शिक्षा नहीं है, उसको भी संविधान समझ में आना चाहिए, उसको भी अपने अधिकार समझ में बिल्कुल आना चाहिए। एक तो ये। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हिंदू कोड बिल बनाया था और लागू किया था, जिसमें 3-4 एक्ट आए थे, करीब 7 एक्ट थे, और उस सभी 7 एक्ट को उस समय तत्कालीन जो मंत्रिमंडल था, नेहरू की मंत्रिमंडल था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको पास नहीं किया था। और उसी के बिहाफ में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा से इस्तीफा भी दिए थे। लेकिन बाद में 1956 के आते आते वही सब हिंदू कोड बिल को अलग अलग टुकड़ियों में लागू किया गया। चाहे हिंदू विवाह अधिनियम हो, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिंदू भरण पोषण अधिनियम हो, या हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम हो। तो इस तरह से जो भी कानूनें पास हुई, तो इसलिए उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा राइट है। मैं बहुत ज्यादा अभी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो चीज है उसको हमको लगता है कि महिलाओं को संविधान लोग जाने समझे। तीसरी बात यह है कि अगर हम संविधान के समर्थन में लोगों को जनमत बनाते हैं तो उसके लिए एक जागृत करना चाहिए। और अभी मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत में इस तरह का एक भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम नहीं कर रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण सर बताऊंगा कि संविधान का एक आर्टिकल से बना है एक कानून जिसको कहते हैं ST/SC एक्ट, और उस एक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बदलाव किया गया था 2018 में, फरवरी 2000, जिसके बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल 2018 समय चूंकि हमारा खत्म हो रहा है, रंजन जी माफ करिए सर, मैं 2 मिनट नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही बनाने में, और संविधान ही कहता है, जिस संविधान को हम मानते हैं कि हमारा बाइबिल है, कुरान है, गीता है, उसको अगर सचमुच में ईमानदार बनना चाहते हैं, ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं और करना चाहिए, तभी हमारा देश सचमुच में बेहतर और विश्वगुरु हो सकेगा। आज की बहस में इतना ही। बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम सर। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।